गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रवि सिंह फ्रॉम कैपिटल मॉडल स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट सोशल साइंस का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज अराउंड अस का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा कि हमारा अर्थ किस तरह से एक सन का पार्ट होने के बाद वो सन से डिफरेंट अलग हुआ, फिर उसके बाद वो अर्थ पूरी तरह से एक आग का गोला था, फिर कैसे ठंडा होते 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 थे उसमें से अलग कुछ फॉर्म जो थे वो सॉलिड में आए, कुछ लिक्विड में आए, कुछ गैसेस में आए। तो सॉलिड फॉर्म जो आया उसको हमने लिथोस्फीयर के नाम से जाना, लिक्विड फॉर्म जो आया हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना, अब गैसेस में जो आता है उसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो अब हमने इससे पहले पार्ट 1 में लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में स्टडी किया था। तो पार्ट 2 में अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन स्फीयर के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम अपने थर्ड स्फीयर एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं। The sphere of air that wraps the earth from all sides is called sphere. ऐसा सतह, ऐसा परत, ऐसा स्फीयर जो कि अर्थ को चारों तरफ से गैसेस से रैप करके मीन्स लपेट के, घेर के, कवर करके रखा हुआ है, उसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। It extends approximately up to 1600 kilometers from the surface of Earth. ये अर्थ का लगभग 1600 किलोमीटर जो है पार्ट, ऐसा अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1600 किलोमीटर का हिस्सा अर्थ का माना जाता है सरफेस जो इसमें कवर होता है। It cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere. जिस तरह से हम अपने खुली आंखों से, नंगी आंखों से, बिना किसी मशीन के हेल्प से हम लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फीयर को देख सकते हैं, उस तरह से हम एटमॉस्फेयर को नहीं देख सकते। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस। ये अलग अलग गैसेस से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? वाटर वेपर से अलग अलग गैस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सारी चीजों से मिलकर एटमॉस्फेयर कंपोज हुआ है। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। एटमॉस्फेयर पूरी तरह से कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और पूरा तरह ट्रांसपेरेंट है। Solid, liquid and gaseous elements are included in the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर में सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस सारे एलिमेंट जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ, और हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है उसमें जो अलग अलग गैसेस होते हैं उसमें लगभग 78% हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन का है, 21% ऑक्सीजन का एंड 1% अदर गैसेस है। ये अप्रोक्सीमेटली नंबर्स है। When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decreases. जिस तरह से जैसे से हम अर्थ के सरफेस से ऊपर होते चले जाते हैं, उसी तरह से बहुत सारे से गैसेस हैं जिनका अमाउंट डिक्रीज होते जाता है, घटते जाता है एटमॉस्फेयर से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बहुत हैवी है, इसलिए एकदम बिल्कुल नीचे के लेयर में पाया जाता है। ओजोन गैस कंप्राइजेस ऑफ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर। तो बहुत ही छोटे मात्रा में, कम मात्रा में ओजोन गैस इस लेयर में पाया जाता है। दिस गैस absorb the ultraviolet rays from the sun and protect the earth from सेव करती है, बचाती है। These gases like oxygen and nitrogen keep the living creatures on the earth alive. और ये गैसों, इन सारी गैसों में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो है वो अर्थ पे जीवित रखता है लोगों को, पेड़ों पौधों, क्रिएचर्स जो है, लिविंग क्रिएचर्स जो है उनको वो जिंदा रखते हैं। नाइट्रोजन रेड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है। वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, घटक है। ड्यू टू हीट the water in the form of vapor evaporates
and mixes with the air which is known as moisture। तो हीट की वजह से वाटर जो है वो इवेपोरेट होकर के वेपर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जाकर के मिक्स होता है, हवा में मिक्स होता है और इसी को हम मॉइस्चर के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसर। जो वेपर को ठंडा होने का प्रोसेस होता है, भाप को जो ठंडा होने का प्रोसेस होता है, उसको हम कंडेंसर के नाम से जानते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड पार्टिसिपेशन आर ड्यू टू कंडेंसर। तो अलग अलग हिस्से जो है, फॉर्म्स जो है मॉइस्चर के, जैसे ड्यू, फॉग, क्लाउड और प्रेसिपिटेशन जो है, ये सारे चीज माने जाते हैं हमारे कंडेंसर के हिस्से, कंडेंसर की वजह से ही होते हैं। The effect of atmosphere is seen on human beings in every aspect of life, such as in their food habits। तो इस तरह से हम देखते हैं इफेक्ट, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर पे ह्यूमन बींग्स का अलग अलग तरह से इफेक्ट पड़ता है, उनके खाने की वजह से, उनकी आदतों की वजह से, क्लॉथिंग, हैबिटेट, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सेट्रा, इन सब की वजह से जो है एटमॉस्फेयर पर इफेक्ट पड़ता है। मेनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दीज पार्टिकल। सन रेज को हम देख पाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो सन रेज सूर्य की किरणें आती है उनको हम देख पाते हैं, दृश्यमान हो पाते हैं। किस वजह से? इन्हीं जो डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे धूल के कण जो है, इनके उड़ने की वजह से, इनकी वजह से हम सन रेज को देख सकते हैं। It is due to dust particles that is, it does not suddenly turn dark after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise। सिर्फ डस्ट पार्टिकल की वजह से ही होता है कि सूर्यास्त जब होता है तो तुरंत अंधेरा नहीं होता, वो धीरे धीरे अंधेरा होता है डस्ट पार्टिकल की वजह से। और इसी तरह से जो सूर्योदय होता है अचानक से ब्राइटनेस भी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल। The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun। इस तरह से सनरेज जो है रिफ्लेक्ट होता है डस्ट पार्टिकल से, जिनकी वजह से जो है अर्थ पर ये रिसीव होता है, सन का लाइट जो है, प्रकाश जो है वो दिखता है। We are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere। एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस होने की वजह से हम साउंड को सुन पाते हैं। दैट इज वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। यही कारण है कि रेडियो और दूरदर्शन का भी टेलीकास्ट पॉसिबल हो पाता है। इस तरह से हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस कैन यू स्टेट दैट द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप किस आधार पर ये बात कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेयर मौजूद है? यहाँ पे चारों एटमॉस्फेयर आपको दिखाया गया है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में दिखाया गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर के बारे में हम अब देखते हैं। द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर where the living world exists is known as biosphere। तो अभी हमने देखा सॉलिड फॉर्म जो चेंज हुआ, लिथोस्फेयर हुआ, और लिक्विड फॉर्म हाइड्रोस्फेयर हुआ, और जो गैसेस फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर हुआ। अब ये तीनों जहाँ जिस अस्तित्व में रहते हैं, जहाँ दिखते हैं, जहाँ रहते हैं, उनको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर बायोस्फीयर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्फीयर्स के रूप में जाना जाता है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। अर्थ एक इकलौता ऐसा मतलब प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, सोलर फैमिली में एक ऐसा ओनली वन प्लैनेट है जहाँ पर बायोस्फीयर जो है मौजूद है। बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन। बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? वेजिटेशंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग। ये सारी चीजें जो है वो बायोस्फीयर में इंक्लूड, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब सारी चीजें, जानवर, कीटाणु, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब जो है बायोस्फीयर में कंक्लूड होते हैं। We obtain food and many other necessary things from बायोस्फीयर। हमको फूड और भी जो अपने जरूरत की दूसरी चीजें होती है वो सब बायोस्फीयर से मिलती है। We cannot live without vegetation and animals। बायोस्फीयर is the base of our existence and living। हम बिना वेजिटेशन, बिना एनिमल के जीवित नहीं रह सकते हैं। बायोस्फीयर ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हमारे जीवन का अस्तित्व इस
अर्थ पे है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बायोस्फीयर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नॉन लिविंग एंड सेकेंड इज लिविंग लिथोस्फीयर। अब नॉन लिविंग और लिविंग, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट। तो ये तीनों स्टार्टिंग के जो तीनों स्फीयर्स थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इनको हम नॉन लिविंग पार्ट में इंक्लूड करते हैं। जबकि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु जो है, उन सबको हम लिविंग वर्ल्ड में इंक्लूड करते हैं। इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज, जो मैंस की अलग अलग एक्टिविटीज दिखाई गई है, अगर इस तरह से मनुष्यों की एक्टिविटीज चलती रही, देन डू यू थिंक इट विल अफेक्ट दीज स्फीयर्स। तो फिर आप सोच सकते हो कि इसकी वजह से इन सारे स्फीयर्स में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन स्फीयर्स। तो ह्यूमन एक्टिविटीज का स्फीयर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। Human beings knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. बहुत जाने में या अनजाने में मनुष्य जो है अपने विकास के रूप में हर रोज अलग अलग तरह की एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। ह्यूमन एक्शंस causes an imbalance in the different spheres। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके एक्शन जो है बहुत सारे स्फीयर्स में जो इम्बैलेंस हो जाता है एक, उसकी वजह, उसका कारण कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स है। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर इज थ्रेटेन्ड। इस तरह से हम अलग अलग जो है स्फीयर्स को मतलब बेकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, हमारा इम्बैलेंस हो रहा है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टेड, जो जमीन के अंदर या समुद्र के अंदर हम जो परमाणु टेस्टिंग करते हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, टू मच ड्रिलिंग for minerals, oil and excessive drilling of tube wells affects the lithosphere। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मिनरल्स का, ऑयल्स का जो है मतलब एक्सेसिव ड्रिलिंग जो मतलब हम खींच रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, या गांव में फिर से हम ट्यूबवेल के से बहुत सारे वाटर कल्चर के लिए लेते हैं, इरिगेशन के लिए लेते हैं, तो वो सारे जो है लिथोस्फीयर को प्रभावित कर रहे हैं। ये सब लिथोस्फीयर को इम्बैलेंस करने के काजेस माने जाते हैं। द dumping of waste from village and cities along with industrial waste into the water bodies pollute them। तो वाटर बॉडीज में जो गांव में या शहरों में जो भी वेस्टेज फेंके जाते हैं, थ्रो किए जाते हैं, या इंडस्ट्रियों से जो वेस्ट निकलते हैं वो थ्रो करने की वजह से ये सारे वाटर बॉडीज को जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट। तो पोलर कैप्स क्योंकि इंडस्ट्रियों की वजह से, बहुत सारे मशीन्स यूज करने की वजह से, हम भी अपने रेगुलर यूज में बहुत सारे मशीन्स ऐसे यूज करते हैं जिसके गैसेस निकलने की वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। हीट को इंक्रीमेंट होने की वजह से सोलर कैप मतलब जो आइस के मतलब बहुत बड़े बड़े जो है आइस के कैप, पोलर कैप जो है बर्फ के बहुत बड़े बड़े इस तरह से स्तंभ जो है वो पिघलने शुरू हो गए। द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स, और इस तरह से समुद्रों में जो शिप चलते हैं उनसे ऑयल निकल के फैल जाते हैं समुद्रों में। एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट इनटू द वाटर कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन लाइफ विच इज हाईली डेंजरस फॉर द हाइड्रोस्फीयर। तो इस तरह से मरीन से जो मतलब निकलते हैं, ऑयल निकल जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाते शिप से जो ऑयल निकलते हैं, इंडस्ट्री से जो केमिकल वेस्ट होते हैं थ्रो कर दिए जाते हैं वाटर फिश के लिए, जो वहाँ की जलीय जीवन जो है, मरीन लाइफ जो है, जलीय जीवन वो डैमेज होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरे में है और वो प्रभावित होकर बहुत सारा हाइड्रोस्फीयर के इस तरह से बहुत ज़्यादा खतरे में होकर के प्रभावित हो रहे हैं। हार्मफुल गैसेज इमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स पोल्यूट एयर। इस तरह से बहुत सारे हार्मफुल गैसेज है जो कि इंडस्ट्रियों से निकलते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप, पावर स्टेशन से और व्हीकल्स की वजह से, यातायात के साधन की वजह से हमारा हवा भी, एयर जो है वो भी पोल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। द एरियाज विद द हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स शोज इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हीकल्स चलाए जाते हैं वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है हवा में वो बढ़ते जा रही है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द
एयर इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज, क्योंकि हम हर रोज हर जगह पे अपने पर्पस की वजह से पेड़ को काटते जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ते जा रही है। बिकॉज ट्रीज जितना ज़्यादा रहेंगे वो उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेंगे। Heat on the earth increases due to increase in carbon dioxide in air। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में एयर में होने की वजह से टेम्परेचर भी हीट भी बढ़ते जा रहा है। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द बायोस्फीयर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो बायोस्फीयर को प्रभावित कर रही है। The nurturing links of the nature are endangered due to the exploitation of environment which endanger the biosphere। तो इस तरह से जब हमारी वजह से बायोस्फीयर खतरे में है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होते जा रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी देख रेख करना बहुत जरूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। Activity make a list of natural events and human activities that have adversely affected various spheres on the earth। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और पूरी तरह से कितने सारे स्फीयर्स जो है, चारों स्फीयर्स अफेक्टेड हो रहे हैं, उसके बारे में आपको लिस्ट बनाने हैं। होमवर्क में आपको आएगा राइट ऑल एक्सरसाइज जो है टेक्स्ट बुक के, वो आपको नोटबुक में राइट डाउन करना होगा। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब हम एक बार एक्सरसाइज को थोड़ा देख लेते हैं। Answer the following question. What do you know about our Earth? Write a short note. एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है कि अर्थ के बारे में आप क्या जानते हो। तो हमने कैसे देखा, अर्थ जो है सूर्य का एक हिस्सा है, वो सूर्य से अलग होने के बाद बिल्कुल एक आग का गोला था, फिर वो धीरे 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 बहुत सालों तक ठंडा हुआ, उसमें से कुछ सॉलिड फॉर्म में चेंज हुए, कुछ लिक्विड में, कुछ गैस में। सॉलिड फॉर्म जो आया हमारा लिथोस्फीयर आया, लिक्विड फॉर्म जो था हाइड्रोस्फीयर आया, और जो हमारा गैसेस फॉर्म आया एटमॉस्फेयर है। और ये तीनों जहाँ पर रहते थे, जहाँ पर इकट्ठा मतलब रहते थे, निवास करते थे, वो बायोस्फीयर के रूप में जाना गया। इस तरह से हम अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, सोलर फैमिली का मेंबर है, वहीं पे लाइफ जो है पॉसिबल है। ये सारी बातें आपको शॉर्ट नोट में लिखना है अर्थ के बारे में। हाउ मच टाइम वाज टेकन बाय द अर्थ टू रीच इट्स प्रेजेंट। तो 365 डेज मींस 1 ईयर जो है टाइम अर्थ को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरा लग जाता है। हाउ आर द स्फीयर्स ऑन ऑफ अर्थ इंटररिलेटेड। किस तरह से अर्थ के चारों स्फीयर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमने आपको ये एक्सप्लेन किया ही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स के थ्रू आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देयर आर टोटली कितने स्फीयर्स हैं, स्फीयर्स ऑन द अर्थ टोटली 4 स्फीयर्स है। अर्थ पे कितने स्फीयर्स हैं, टोटली 4। तो आपको यहाँ पे 4 फिल अप करना है। लिथोस्फीयर कवर्स अप्रॉक्सीमेटली -% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस का कितना हिस्सा लिथोस्फीयर कवर करता है, 29, अप्रॉक्सीमेटली 29%। द मोस्ट प्रोमिनेंट लिक्विड कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर इज। तो लिक्विड कंपोनेंट जो है सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में किसमें है, ओशन में है। ओशन में सबसे ज्यादा वाटर आता है। हाइड्रोस्फीयर मेड ऑफ वाटर मेक्स अप 10% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हाइड्रोस्फीयर जो है, जो कि वाटर से बना है, कितने पर 71% में आता है। गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज। तो ओजोन गैस एब्जॉर्ब, कौन सी गैस एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन गैस। यहाँ पे आपको चारों स्फीयर्स के मीनिंग लिखने हैं और प्लस साथ में पोल्यूशन के मीनिंग। इसके वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स दे रहे हैं। अर्थ इज अ मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली, यस ये ट्रू है, अर्थ जो सोलर फैमिली का मेंबर है। The proportion of water on the surface of the earth is less than the proportion of land। तो लैंड के प्रोपोर्शन से वाटर का प्रोपोर्शन अर्थ पे कम है, नहीं। वाटर का प्रोपोर्शन जो है लैंड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, सो इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। द फ्रेश वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है फ्रेश वाटर, ये हमारे लिए गिफ्ट के तौर पे फ्रेश वाटर। ऑक्सीजन dilutes the nitrogen, no hydrogen not dilutes the nitrogen। explain how the following are related to your life। ये आपको खुद से करना है कि ये सारी चीजें आपके लाइफ से कैसे रिलेटेड है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा ओवर होता है और हमने आपको होमवर्क भी दिया और आपको पूरा एक्सरसाइज कवर करना है आपके नोटबुक में। ओके, थैंक यू।